स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेकबोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो 22 मार्च को, ठीक है, हिंदी का एग्जाम हो, जो 22 मार्च को हिंदी का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को जरा से भी दोस्तों स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों आज का ये वीडियो हिंदी का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों जो 22 मार्च का एग्जाम हुआ हिंदी का, ठीक है, उसका हम लोग जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। और मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट 3 को सॉल्व करने वाले वार्षिक परीक्षा 2022, ठीक है। क्लास 10 विषय की बात तो हिंदी है, समय 1.5 घंटा दिया जाए, पूर्णांक की बात तो 40 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरा से भी दोस्तों स्किप करके जाने को कीजिएगा, ठीक है। जितना भी दोस्तों उनको जैसे जाओ शेयर कीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से दोस्तों मॉडल पेपर का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला दोस्तों। यहाँ से 100% बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न 22 मार्च को दिखने वाला है हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को जरा से भी स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए तो खंड का पठित बोध है, ठीक है। सबसे पहले गद्यांश दिया है दोस्तों, गद्यांश को पढ़कर आपको कुछ प्रश्न का उत्तर देना और 5 नंबर आपको गद्यांश में पक्का करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर में पैटर्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। इसके पूछे गए प्रश्न का उत्तर आसानी से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। कि मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल पूंजी है। कहने का मतलब दोस्तों मनुष्य के ही पास सिर्फ बुद्धि, विवेक, तर्क और शक्ति ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मनुष्य के पास सब कुछ है। अपने विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी चेष्टा की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यानी कि मनुष्य को अच्छे विचारों के कारण, मनुष्य अपने अच्छे विचारों के कारण ही आगे बढ़ता, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर विचारशील मनुष्य के पास जब सदाविचार का अभाव रहता है तो वह उसका मानव कुविचार से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान के वहीभूत हो जाता है। और जब मनुष्य में दोस्तों कुविचार आते हैं, यानी ये गंदे विचार आते हैं, तो मनुष्य को बिगाड़ देता है। जब अच्छे विचार आए तो उसका जो है दोस्तों अच्छा बंगला, गाड़ी, यानी कि बड़ा आदमी बन जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ लिखा कि महल खड़ा कर लेता है। और जब कुविचार आता है दोस्तों तो ये जमीन पे आ जाता है, ठीक है। मानवीय बुद्धि जब सद्भाव से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्ति रहती है तो उसकी अच्छाई का कोई अंत नहीं होता। किंतु जब वह विचार अपना घर बना लेता है तो उसकी पाश्विक प्रवृत्तियां उस पर हावी उठती है, ठीक है। और हिंसा और पापचार का दानवीय साम्राज्य इस बात का यहाँ पर द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है और उसका साथ देती है। इस प्रकार से दोस्तों कुछ गद्यांश था, ठीक है, आपको महत्वपूर्ण गद्यांश था। चलिए इसके द्वारा पूछेगा हम लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, ठीक है, गद्यांश का, कि मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो मानव जाति को महत्व देने में दोस्तों विवेक और विचार का, ठीक है। अच्छा विचार आएगा तो उसका जो मानव जाति को महत्व मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर, कि मनुष्य की चेष्टा की नींव जो है क्या, ठीक है। मनुष्य की चेष्टा की नींव क्या है, मनुष्य को आगे बढ़ाने का जो नींव है क्या है, तो सद्विचार, जैसे कि मैं आपको बताया गद्यांश में, ठीक है। अच्छे विचार के कारण मनुष्य दोस्तों आगे बढ़ता है जीवन में, ठीक है। तीसरा का प्रश्न है कि विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। विचारों को पूंजी में कौन सा शामिल नहीं है, देखिए तर्क, बुद्धि, विवेक तीनों शामिल था दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं, लेकिन उत्साह शामिल नहीं है, ठीक है। विचारों की पूंजी में उत्साह शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न है कि मानव में पाश्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है। तो मानव में दोस्तों पाश्विक प्रवृत्तियां इसलिए जागृत होती है क्योंकि कुविचारों के कारण, गंदे विचारों के कारण पाश्विक प्रवृत्तियां जो है बढ़ जाती है, ठीक है, जागृत हो जाती है। नेक्स्ट 5 नंबर, ठीक है। और सद्विचार का विलोम शब्द क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट है कि सद्विचार का जो विलोम शब्द है दोस्तों ये दुर्विचार होता है, आपको भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट, अब दोस्तों यहाँ पर एक आप सभी का पद्यांश है, ठीक है। पद्यांश दोस्तों जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानों में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पहुंचता बहते आंसू जो भी कर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है, जीवन में विश्वास न है कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में, ठीक है, बिछाते हैं राहों में, फिर खुद ही जल जाते हैं। और आगे है कि जो खुद मिटने वाले होते हैं वे रचते इतिहास न है, मंत्र नाश का पढ़ा करे कुछ द्वार द्वार पर जा करके,
फूल खिलाने वाले रहते, घर घर फूल खिला करके। तो इस तरह से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पद्यांश था, जो कि आपको एक शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है, कि किस तरह से आप दूसरों को यहाँ पर दूसरे के लिए गड्ढा खोदते तो उसी गड्ढा में गिर जाते हैं, और अगर जी तोड़ कर मेहनत करते हो तो ये इतिहास में आप सभी अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी इतना अच्छा मेहनत कीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में 2023, ठीक है, इसमें दोस्तों हर एक विद्यार्थी टॉपर बने, और पता चल जाए इस बार जेक बोर्ड को कि इस बार जेक बोर्ड के सभी विद्यार्थी ने कमाल मचाया है। तो कौन कौन टॉपर बनना चाहते हैं एक बार कमेंट में करिएगा कमेंट, ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट में कमेंट करिएगा कि कौन कौन टॉपर बनना चाहते हैं। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है कि सृजन के आकाश से क्या तात्पर्य है। तो सृजन के आकाश से तात्पर्य है दोस्तों चिड़िया का नया घोंसला, ठीक है, चिड़िया का नया घोंसला। नेक्स्ट 7 नंबर की चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है। तो क्या जोड़कर बनाती है, अभी हम लोग पढ़े तिनका तिनका लाकर चिड़िया बनाती है घोंसला, ठीक है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। 8 नंबर मानव और दानव में क्या अंतर है। तो मानव और दानव में यही अंतर है दोस्तों कि मानव आंसू पोंछते हैं, मानव आंसू पोंछते हैं, और जो दानव में दोस्तों आंसू लाते हैं। तो दानव नहीं बना है बल्कि मानव बना है, सभी के जीवन में खुशहाली प्रवाहित करना है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाश, ठीक है, नाश का विलोम शब्द है, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों नाश। यहाँ पर सभी बच्चों का कमेंट आएगा, अगर हम बोलें कि इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा तो देखिए सभी का आएगा बी ऑप्शन, सभी का आएगा, देखिएगा सभी का आएगा। लेकिन दोस्तों नाश का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर देखिए नाश मतलब होता है विनाश, ठीक है, नाश का मतलब ही विनाश होता है, और नाश मतलब कोई चीज विनाश हो गया, कोई चीज खत्म हो गया और उसको बनाना, यानी कि नाश का उल्टा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सृजन, सृजन मतलब होता है निर्माण होता है, ठीक है, और अच्छे तरह से इसको बनाना, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए 10 नंबर का आता है कवि का संदेश क्या है। कवि का संदेश दोस्तों है कि खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए, खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। जैसे कि हम लोग के आर्मी भाई जो बॉर्डर पे खड़ा रहते हैं वो खुद मिटकर भी धरती माँ का रक्षा करते, आप सभी के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, ठीक है। चलिए अब खंड खा है व्याकरण दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, देख लीजिएगा दोस्तों 100% 22 मार्च को देखने को मिलने वाला पेपर में। और अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बोला कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो दोस्तों जल्द से कर लीजिएगा, ठीक है, और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। 11 नंबर कहता है चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी की है। देखिए चिड़िया आसमान में उड़ती, इसमें दोस्तों कर्म खोजिएगा, कर्म नहीं मिलेगा, तो जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया। देखिए चिड़िया आसमान में उड़ती है, कहाँ कैसे उड़ती है, क्यों उड़ती है, कहा किस कारण से उड़ती है, कोई भी बात जिक्र नहीं किया, यानी कर्म का बात नहीं है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगा, जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। 12 नंबर, ठीक है, कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होता है किंतु कर्म ना हो वह कौन सी क्रिया होती है। मैंने अभी आपको बताया जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता कौन सा क्रिया होता है, मैंने अभी बताया है। तो इसका आंसर क्या करना है, सभी को कमेंट में देना है, ठीक है, कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। अभी बताया, अभी तुरंत बताया जस्ट, तो सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर देख लीजिए कि उत्तर का अनेकार्थिक शब्द नहीं, उत्तर का अनेकार्थिक शब्द कौन है। देखिए उत्तर मतलब जवाब भी होता है, उत्तर दीजिए जवाब दीजिए, उत्तर दिशा भी होता है, और उत्तर का मतलब बाद का भी होता है, लेकिन उत्तर का मतलब दोस्तों दक्षिण दिशा नहीं होगा, ठीक है, दक्षिण दिशा नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि रात ही रात में विग्रह का समास पद है, समस्त पद क्या होगा, रात ही रात, इसको अगर हम लोग दोस्तों विग्रह का समर्थ पद ढूंढे तो क्या होगा, रातों रात, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा रातों रात। चलिए 15 नंबर जिस समास में पहला पद, ध्यान से सुन लिया, पहला पद ही अव्यय है और प्रधान होता है तो वह कौन सा समास होगा। पहला पद अव्यय है तो ये दोस्तों अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक है, पहला पद अव्यय कहने पहला पद अव्यय तो ये अव्यय भाव समास, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। 16 नंबर देखिएगा कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य हो गया। एक तो प्रधान उपवाक्य है और शेष कौन सा उपवाक्य होगा, तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक दूसरे का आश्रित वाक्य होता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्या कहता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कि राजा का महल, राजमहल, ठीक है, कौन सा समास है, राजा का महल राजमहल। जैसे आप सभी कहते हैं कि विद्या का मंदिर विद्या मंदिर, तो इस तरह का प्रश्न में दोस्तों क्या करिएगा कि तत्व पुरुष इसका राइट आंसर होगा। आंख मूंद के आंसर को सही कीजिएगा, एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे। एक भी नंबर कहने का मतलब क्या है, एक नंबर का रहता है ओमर सीट पर, आपको जवाब देना है इस बार तो अच्छी तरह से एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
18 नंबर का था निम्न में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग किया गया। समुच्चयबोधक करने का मतलब है जहां पर और दिखता, जहां पर समुच्चय दो लोगों को जोड़ा जाता, समुच्चयबोधक कर लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन ये देखिए कि मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। मोहन और सोहन दो व्यक्तियों को जोड़ा, समुच्चय कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन राइट है सर। ठीक, नेक्स्ट कहां बना 19 नंबर की। 19 नंबर का था दोस्तों कि बच्चे गीतकार है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। देखिए बच्चे गीतकार है, अगर वाच्य ढूंढना, वाच्य कौन सा हो जाएगा, तो कर्तृवाच्य हो, जैसे रोहन सो रहा है, रोहन किताब पढ़ रहा है, तो ये सिंपल सा वाच्य है दोस्तों, वाक्य है, तो ये आपका वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 20 नंबर देखिए कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा, वाच्य का भेद हो कौन सा होगा, जहां पर भी द्वारा दिखे, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है, ठीक है, गाय के द्वारा घास खाया जा रहा है, यहाँ पर मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जाए, जहां भी द्वारा दिखे, जहां भी द्वारा दिखे आपको आंख मूंद की कर्मवाच्य को टिक करना है। ठीक है, बी ऑप्शन को राइट करना है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों खंड का हम लोग पाठ्य पुस्तक में इंटर कर चुके हैं। चलिए हम लोग पाठ्य पुस्तक का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर एक आपका गद्यांश दिया गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि मन की मान ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधव नाही, परत कहे अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, और अब इन जोक संदेश ने सुने सुने बिरहानी दही, चाहती होती गुहारी, ठीक है, जितही उतह ते धार बही, सूरदास अब धीरे धीरे ही क्यों मर्यादा ना लही। तो इस प्रकार का कुछ गद्यांश था, तो ये आपका किताब का गद्यांश है, तो इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न का उत्तर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है तो अच्छी तरह से देखिएगा और आपको देना भी है एग्जाम में उत्तर को। ठीक है, अब देखिए कहता है 21 नंबर के प्रस्तुत पद्य में किसकी मन की बात मन में ही रह गया। देखिए जो गोपिया है दोस्तों, गोपिया के मन की बात मन में ही रह गया, ये तो कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, कृष्ण से अधिक लगाव था, प्रेम था। ठीक है, कृष्ण से क्या था, प्रेम था, लगाव। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण उल्टा लिखा गया। ठीक है, कृष्ण इस प्रकार से लिखा था, कृष्ण से अधिक ज्यादा प्रेम था, लेकिन जो गोपिया कह नहीं सकी, तो गोपिया की जो मन की बात है मन में रह गई। नेक्स्ट 22 नंबर ठीक है कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया है, तो कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए योग का संदेश भिजवाया। ठीक है, उद्धव द्वारा योग का संदेश भिजवाया और इस तरह से जो गोपियों का दिल टूट गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर कि कृष्णा के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। देखिए जब उद्धव द्वारा कृष्ण का संदेश आया, तो कृष्णा का संदेश जब गोपी सुने तो उनका जो स्थिति कैसी हो गई, जिस तरह से बिरहा की आग जलती। ठीक है, इस तरह से बिरहा की जिस तरह से आग जलती, पूरा उसी तरह का स्थिति हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 नंबर। ठीक है, चलिए कहता है काफी इंपॉर्टेंट कि कृष्ण गोपियों के अनुसार कृष्णा ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया, तो कौन से किया, तो आप सभी को पता है जो गोपियां है कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी और कृष्ण जी जो है उनको प्रेम का भाव नहीं देते थे। कहने का मतलब है मर्यादा का कौन सा उल्लंघन किया कृष्ण भगवान ने, तो प्रेम की। ठीक है, प्रेम की, गोपियों को कुछ भाव नहीं मिलता था और गोपियों जो है एक तरफा प्यार करती थी। ठीक है, तो आप सभी को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, किससे प्यार करना है जी, बुक से करना है। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, बुक से करिए या अपने माता पिता से कीजिए दोस्तों, या अपने घर के परिवार से कीजिए, लेकिन आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, यही दोस्तों आपके जीवन में आगे बढ़ाएगा। समझ गए बात को। ठीक है, चलिए 25 नंबर उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्साह कविता दोस्तों ये ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर जो यहाँ पर क्या करता, अर्थों की संकेत करता। देखिए मैं जल्दी से बोले इसलिए बोलिए क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा मैं आप सभी को पढ़ाया हूं, तो मुझसे भी कोई प्रश्न पूछे तो मैं आंख मूंद कर इसका जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 नंबर, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। जलजात का क्या अर्थ होता है, जलजात माने कमल का फूल। ठीक है, कमल का फूल, बी ऑप्शन राइट ऐसा। अब देखिए 27 नंबर कहता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की, तो ये जो नागार्जुन थे ये फसल के लिए नदियों को पानी, किसानों की मेहनत, बिना किसानों की मेहनत के क्या फसल उग सकता है जी, नहीं, और मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणें। कहने का मतलब दोस्तों नागार्जुन ने फसल के लिए सभी बातें यहाँ पर सत्य को दर्शाया, यानी डी ऑप्शन को राइट करना। चलिए अब 28 नंबर देख लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट कि कितने साल तक हलदार साहब काम के सिलसिले उस कस्बे से गुजरे, तो जो हलदार साहब है दोस्तों ये कितने साल तक गुजरे, 2 साल तक। ठीक है, 2 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप सभी का एक प्रश्न है। ठीक है, जो प्रश्न है
ये आप सभी का यहाँ पर एक गद्यांश है, ठीक है। ये गद्यांश दोस्तों बार बार सोचता क्या होगा उस कौम का। इस तरह से दोस्तों ये गद्यांश था, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ता क्योंकि ये किताब का प्रश्न है, और अगर इसको पढ़ लिया तो इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में मजा भी नहीं आएगा। तो हालांकि मैं बता देता हूँ, ये जो प्रश्न है दोस्तों नेताजी का चश्मा से लिया गया है। तो नेताजी का चश्मा तो काफी इंपोर्टेंट है, आप सभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मजा भी आया होगा। तो चलिए इसके द्वारा सीधा प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पर गद्यांश किस कहानी से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, किस कहानी से लिया गया मैंने अभी आपको बताया, नेताजी का चश्मा से लिया गया है। ठीक है, हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे। तो हवलदार साहब दोस्तों ये कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे, तो 15 दिनों के बाद गुजरे थे। क्या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अब 31 नंबर कहता है कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। ठीक है, नेताजी के पाठ में ही नेताजी का मूर्ति का प्रतिमा लगी थी, यानी कहने का मतलब कस्बे के चौराहे पर दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। लेकिन जब वो मूर्ति बना था तब तो यहाँ पर नेताजी के आंख पर क्या, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ठीक है, था नहीं था। अब 32 नंबर, अब एक सवाल आप सभी से, और यह प्रश्न 22 मार्च के लिए। ठीक है, कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, कहां देना आंसर कमेंट में। ठीक है, चलिए 32 नंबर कहता है हवलदार साहब को क्यों लग रहा था कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा। वही प्रश्न आ गया। देखिए हवलदार साहब को ऐसा क्यों लग रहा था कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं लगे, क्योंकि कैप्टन मर गया था। कैप्टन क्या था, मर गया था। लेकिन फिर भी आप सभी को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाई। तो बाल गोविंद भगत ने दोस्तों ये बेटे के क्रियाक्रम में पोतोहू से आग दिलवाई थी। पोतोहू कहां पर दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। ठीक है, चलिए 34 नंबर कहता है बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का अर्थ क्या है। श्रम बिंदु का अर्थ क्या है दोस्तों, बाल गोविंद भगत, यहाँ पर बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर आपको बताना श्रम बिंदु का अर्थ है पसीना, पसीना होता है। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्ति किस कहानी से ली गई है। छोटा सा पंक्ति है, कौन सा कहानी से लिया गया है। इस पर 2 प्रश्न बना देगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ लीजिए। तो ये दोस्तों यहाँ कहाँ से लिया गया, तो बाल गोविंद भगत से लिया गया है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जरा जाग जरा। ठीक है, 36 नंबर का था बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब दिखा। तो कब देखा गया, जब उसका इकलौता बेटा मरा था। जब उनका इकलौता बेटा मरा, किनका, बाल गोविंद भगत का, तब उनका संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। ठीक है, लास्ट है दोस्तों यहाँ पर, और अभी तक दोस्तों मैं इस वीडियो में 2 ही बार कहा हूँ, सिर्फ दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और जो चैनल को सब्सक्राइब के लिए है उनके लिए दोस्तों सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, और जो चैनल पर पहली बार आए उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। 2 काम। तो 2 काम इसलिए आप सभी को करना है क्योंकि आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। 2023 में टॉपर बनना है, नहीं बनना है, किनको नहीं बनना है, तो बोलिएगा सर सभी को टॉपर बनना है। तो टॉपर बनना है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए आप दोस्तों गद्यांश है, और ये गद्यांश दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये गद्यांश जो है किस कहानी से लिया गया है। तो ये गद्यांश आपका है दोस्तों माता का आंचल से लिया है। ठीक है, माता का आंचल से लिया है। ठीक है, चलिए इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न का उत्तर हम लोग तुरंत से ही देख लेते हैं। प्रस्तुत अंश किस कहानी से लिया गया है, तो ये दोस्तों आप सभी को माता का आंचल से लिया गया। ठीक है, माता का आंचल, ये ऑप्शन राइट है। 38 नंबर, लेखक की मां ने लेखा को घाव पर क्या पीस कर लगा। तो हल्दी पीस कर लगाएगी। हल्दी आप सभी माँ भी लगाती होगी जब आप छोटे में गिर जाते होंगे। ठीक है, ठेवना फोड़वा लेते होंगे, तो उसमें दोस्तों हल्दी जो है काफी ज्यादा काम आता है। ठीक है, 39 नंबर, लेखक कहाँ डर कर छिप गया। तो लेखक जब दोस्तों सांप यहाँ पर चूहे के बिल में पानी डाल तो उसमें से सांप निकला, और दौड़ते 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 तो हाफते कहाँ छिप गया, मैया के आंचल में जाके छिप गया। ठीक है, नेक्स्ट आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। माता के आंचल में लेखक को क्या मिला। तो माता के आंचल में दोस्तों लेखक को प्रेम और शांति मिला, और लेखक का नाम क्या था, कमेंट में कीजिएगा कमेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, मिलेंगे हम लोग इस तरह और नए वीडियो में।